नौकरी करते हुए हमारा एक सवाल खुद से हमेशा ही रहता है, एम आई सेविंग इनफ? क्या मैं अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए सही तरह से पैसा सेव कर पा रहा हूं? क्या मैं अपनी सारी जरूरतों और ख्वाहिशों को पूरा कर भी पाऊंगा? कुछ बड़े इन्वेस्टर्स और अमीर लोगों का तो यहां तक कहना है कि इफ यू डोंट सेव यू डोंट अर्न एट ऑल। इसका मतलब आप अगर अपने कमाए पैसों में से सेविंग्स नहीं कर रहे हो तो आप असल में कुछ कमा ही नहीं रहे हो। लेकिन इंडिया में फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी की वजह से लोगों को सेविंग्स का असली मतलब बहुत कम पता होता है, और जब असली मतलब पता चलता है तब तक वो जिंदगी में काफी आगे आ चुके होते हैं। सिर्फ सेविंग्स आपके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए ही नहीं, बल्कि आपके ऊपर एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी डालने के लिए होती है, क्योंकि पैसों की बचत आपको और मेहनत करने के लिए मोटिवेट करती है। जब आप अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड करते हैं तो आपको और भी ज्यादा पैसे कमाने की इच्छा जागती है। इसीलिए किसी भी सैलरीड इंसान, बिजनेस या वुमन और फ्रीलांस कर रहे लोगों के लिए सेविंग्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मानी जाती है। अगर आप एक प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं तो आपको अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग भी अपनी सेविंग्स के हिसाब से ही करनी होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, आप एक बिजनेस पर्सन भी हैं तो भी रिटायरमेंट प्लानिंग बेहद जरूरी है, क्योंकि क्या पता आपके बाद वो बिजनेस उसी इंटेंसिटी और पेस से काम करे या ना करे। रिटायरमेंट प्लानिंग नाम का शब्द जब भी हमारे दिमाग में आता है तो हम खुद की एक भद्दी तस्वीर हमारे दिमाग में बना लेते हैं। लेकिन दोस्तों, रिटायरमेंट प्लानिंग सिर्फ बुढ़ापे के लिए नहीं होती है, बल्कि एक अच्छी जिंदगी को स्पेंड करने के लिए होती है। रिटायरमेंट प्लानिंग एक प्रोसेस है जो पूरी उम्र चलता है। तो ये शो आपके दिमाग से वो भद्दी तस्वीर को निकाल देगा जो आपने उसके लिए बनाई हुई है, क्योंकि रिटायरमेंट प्लानिंग को हम दूसरा नाम लाइफ प्लानिंग का भी दे सकते हैं। सही तरीके से सेविंग्स करना, उसे सही जगह इन्वेस्ट करना और कितनी अमाउंट आखिर सेव करना जरूरी है, किस वक्त आपको ये सब करना शुरू कर देना चाहिए, आप कैसे इसमें और बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, ये सब सवालों का जवाब हम जानेंगे इस शो में, जिसका नाम है 25 में नौकरी 50 में रिटायरमेंट। इस शो में आप जिंदगी की प्लानिंग का एक ऐसा हिस्सा एक्सप्लोर करेंगे जिसकी हम बहुत कम बात करते हैं, और उम्मीद है कि ये शो खत्म होने तक आप फाइनेंशियल लिटरेसी वाली कैटेगरी में आ जाए, जिससे आपको एक क्लियर डायरेक्शन मिलेगा कि आखिर करना क्या है। ये कहानी है आर्यन की, जो 40 साल का आदमी है और फिलहाल अपने फ्यूचर को अंधेरे में देख रहा है, क्योंकि उसने भी शुरुआत करने में बहुत देर कर दी। लेकिन जब जागो तभी सवेरा, कहते हैं ना, जब आप पूरी शिद्दत से कुछ सीखना चाहोगे तो भगवान आपके लिए कोई ना कोई फरिश्ता तो जरूर भेज देगा। तो इसीलिए आर्यन फिलहाल एक ऑफिस के बाहर बैठा हुआ एक फंड मैनेजर से मिलने का वेट कर रहा है, जिसका नाम है एस.के. गर्ग। अब हम चलते हैं अगले एपिसोड की तरफ, जिसमें एस.के. गर्ग आर्यन के सारे लाइफ प्लानिंग और रिटायरमेंट प्लानिंग से जुड़े डाउट्स क्लियर करेंगे। और एस.के. गर्ग और आर्यन का बहुत ही खास रिश्ता है जो आपको आगे के एपिसोड में पता चलेगा। जानने के लिए सुनते रहिए अगला एपिसोड। आर्यन फिलहाल एस.के. गर्ग के ऑफिस के बाहर बैठकर उनसे मिलने का इंतजार कर रहा था। एस.के. गर्ग, जो एक इंडिपेंडेंट कंसल्टेंट फर्म चलाता था, वो लोगों को सही से अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने की एडवाइस देता था। ज्यादातर उसके पास 25 से 30 साल के बीच में ही लोग आते थे, और शायद आर्यन ही था जो अपने 40s में उसके पास आया था। बेटा आर्यन, प्लीज अंदर चले जाइए। वहां की रिसेप्शनिस्ट ने आर्यन को अंदर भेजा और सामने एस.के. गर्ग को एक सूट में बैठा देखा। आर्यन हैरान रह गया। उसने कहीं तो एस.के. गर्ग को देखा था, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि आखिर उसने उसे कहाँ देखा है। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। अरे सर मत बोलो यार, यू कैन कॉल मी एस.के. या फिर सिर्फ गर्ग भी बोल सकते हो। गर्ग नाम का मेरा एक बचपन का दोस्त हुआ करता था, तो उसे मैं गर्ग बोलता था। लेकिन फिर हमारे स्कूल से अलग होने के बाद एक भी बार मुलाकात ही नहीं हुई उससे। वाह, क्या कोइंसिडेंट है। मेरा भी आर्य नाम का एक दोस्त होता था, और हमारे बीच भी कुछ ऐसा ही हुआ था। बस फर्क इतना है कि हमने जब स्कूल छोड़ा था तो हमारी लड़ाई हो गई थी, एक गलत फहमी की वजह से। आपका पूरा नाम क्या है? सूर्य कृष्ण गर्ग। और आपका स्कूल कौन सा था? एपेक्स हाई पब्लिक स्कूल। आर्यन ये सुनकर सदमे में आ गया, क्योंकि एस.के. गर्ग ही उसका बिछड़ा हुआ दोस्त था। वो एक सेकंड के लिए फ्रीज हो गया और खड़ा हुआ अपने दोस्त को ही देखता रहा। शिट, सूर्या भाई, मैं ही हूं आर्यन, आर्यन गुलाटी। गर्ग भी अपनी कुर्सी पर खड़ा हो गया था, क्योंकि शायद ये दोनों करीब 30 साल बाद मिल रहे थे। आर्यन गुलाटी? क्या बात कर रहा है यार, तू कहां था इतने वक्त से? छोड़ यार, क्या ही बताऊं। स्कूल और शहर बदलने के बाद से कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। खैर तू बता, आखिर इतना बड़ा कंसल्टेंट कैसे बना तू? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है।
तूने क्या, मैंने भी कुछ सालों बाद अपना शहर बदल लिया था, फिर वहां अच्छे से पढ़ाई करके और एक्सपीरियंस लेकर वापस जयपुर चला आया। तुझे क्या हुआ? तू मेरे पास क्यों आया? तू तो बहुत अमीर हो गया था ना एकदम से, इसलिए तूने मुझसे लड़ाई भी कर ली थी। कहाँ है वो तेरी सारी प्रॉपर्टीज जो तुमने कोर्ट केस में जीत ली थी? हा? उसमें से तो अब कुछ नहीं बचा है भाई। वो जमीनें मिलने के बाद लगा था कि अब जिंदगी में कुछ नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अपना पुराना लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए भी मैं आखिर क्या करूं। पिछले कुछ सालों में पापा ने सब बेच दिया क्योंकि हम बहुत बड़े कर्जे में फंस गए थे, और अब मेरे पास एक बच्चा है और एक नौकरी है। उसकी पढ़ाई, आगे की जिम्मेदारी, रिटायरमेंट, पूरा फ्यूचर बिल्कुल अंधेरे में दिख रहा है। परेशान मत हो आर्यन, मैं हूं ना। आखिर ऐसे टाइम में बचपन के दोस्त काम नहीं आएंगे तो कब आएंगे? इतने लोगों का बेड़ा पार लगवाता हूं तो तेरा भी लगवा दूंगा। यार, पहले तो स्कूल वाले किस्से के लिए सॉरी। वो कोर्ट केस जीतने के बाद मुझे लगा कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया हूं और मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि पैसे की सही से कद्र ना करो तो पैसा भी तुम्हारी कद्र नहीं करता। मैंने पिछले 20-25 सालों में सिर्फ खर्चे पर ध्यान दिया है, सेविंग्स पर बिल्कुल नहीं दिया, और आज देखो। कोई बात नहीं यार, बचपन में हो जाता है। तू ये बता कि अभी तू नौकरी कर रहा है या? कुछ नहीं, मैं एक बैंक में हूं एज अ ब्रांच मैनेजर। वो भी जान पहचान से जॉब मिली क्योंकि मेरे पास कॉमर्स की ही डिग्री थी। और तेरी सैलरी कितनी है? 70,000। तू इतनी फ्यूचर की चिंता मत ले यार, ये फिगर आउट हो जाएगा। चिंता कैसे ना करूं यार, इतनी कम सैलरी है कि मैं रात को भी काम करता हूं। अभी मैंने फ्रीलांस पे प्रोजेक्ट लेने शुरू किए हैं ताकि मैं कम से कम 1 लाख तो महीने का कमा पाऊं। देख आर्यन, सबसे पहले तो तू ये समझ ले कि तुझे रिटायरमेंट प्लानिंग का मंत्र नहीं, बाकी लाइफ का भी मंत्र जानना है। अगर तू ऐसे ही काम करता रहेगा तो एक दिन अपनी तबीयत खराब कर लेगा और अपनी फैमिली से भी तेरे रिश्ते बिगड़ जाएंगे, क्योंकि उन्हें वक्त देना भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट ही है। जब आप जिंदगी में खुश होते हो तो ज्यादा प्रोडक्टिव होकर काम कर पाते हो, समझे? हाँ यार, लेकिन मेरी उम्र भी तो बढ़ती जा रही है गर्ग। काश मैं 25 की उम्र में ही जॉब कर लेता तो मेरे पास आज सेविंग्स होती और इतनी चिंता मुझे नहीं होती। सच बताऊं तो 25 में नौकरी करने वाले भी परेशान हैं और 40 में भी। अभी मैं जानता हूं कि तू 10-15 साल बाद बुढ़ा हो जाएगा, लेकिन ऐसे में तेरी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट तेरा बच्चा ही है। लेकिन तुझे उससे पहले बहुत सी चीजों का ध्यान रखना होगा। जैसे? देख, अगर मैं ये बताने लगा तो पूरा हफ्ता बीत जाएगा। तू एक काम कर, हर रोज ऑफिस से निकलकर शाम को 7 से 8 मेरी क्लास में आ जाएगा। तेरी तरह ही बहुत से क्लूलेस लोग वहां आते हैं जिन्हें आगे की लाइफ प्लानिंग करने में मदद चाहिए होती है। मैं जानता हूं तू वहां सबसे बड़ा होगा, लेकिन तुझे सीखने को बहुत मिलेगा। उस क्लास में मैं समझाने वाला हूं 10 रूल्स ऑफ लाइफ प्लानिंग। अच्छा, और उन क्लासेस की फीस? अरे पागल है क्या, तेरे लिए कैसी फीस दोस्त? तू आराम से आ और कुछ डाउट हो तो हम डिनर पर बैठकर क्लियर कर लेंगे। अभी सैटरडे के दिन को एंजॉय कर, मुझे भी ऑफिस से जल्दी निकलना है। मंडे से तुझे सिविल लाइंस में गोपाल स्वीट्स के सामने वाली बिल्डिंग में मिलता हूं। थैंक यू सो मच गर्ग यार, मैं बता नहीं सकता कि। ये सुनकर गर्ग ने आर्यन को बीच में ही काट दिया। चुप हो जा आर्यन, परेशान मत हो, लेकिन इससे जरूर सीख ले कि ओवर कॉन्फिडेंस में कभी भी अपने करीबी लोगों को और दूर नहीं करना चाहिए। शायद मैं तेरा दोस्त होता और लगातार टच में रहता तो तुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। तो इस चैप्टर से कुछ समझे दोस्तों? जरूरी नहीं कि आप अपना सारा टाइम काम करने में ही इन्वेस्ट कर दें और तभी आपकी लाइफ प्लानिंग ठीक से होगी। आपको सही लोगों में भी इन्वेस्ट करना है और उन्हें अपने करीब रखना है, क्योंकि बुरे वक्त में अपने ही लोग काम आते हैं। सिर्फ यही नहीं, बल्कि अगर आप किसी भी उम्र में हैं और आर्यन के जैसे परेशान हैं तो लाइफ प्लानिंग पर ध्यान दीजिए। रिटायरमेंट प्लानिंग पर ध्यान देते देते लोग इतने जज्बाती हो जाते हैं कि अपने परिवार वालों तक को टाइम नहीं दे पाते, अपने खुद के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाते। फिलहाल हम आपको एसके गर्ग की क्लासेस से रूबरू करवाएंगे अगले एपिसोड से, जहां आर्यन भी हर रोज आएगा और आपकी भी अटेंडेंस कंपलसरी है। भले ही आर्यन की उम्र बड़ी है, लेकिन सीखने की कोई एज नहीं होती। तो आप भी एसके गर्ग के इस कोर्स के साथ करिए अपनी लाइफ प्लान और सुनते रहिए अगला एपिसोड। फिलहाल शाम के 7 बज चुके थे और मिस्टर एसके गर्ग की क्लासेस के लिए करीब 40 लोगों ने साइन अप किया था। उनका मानना था कि वो हर रोज अलग अलग लोगों को अलग अलग वक्त पर सेम ही ज्ञान देते हैं, तो क्यों ना एक क्लास ऑर्गेनाइज कर ली जाए जहां एक साथ सब लोग आ सकते हैं और वो सबको अपना राज बता सकते हैं।
आर्यन गुलाटी की भी क्लासेस में एंट्री हो चुकी थी और वो इतने सारे जवान चेहरों को देखकर थोड़ा कॉन्शियस महसूस कर रहा था। लेकिन तभी एसके गर्ग ने उसे इशारा किया और सबसे आगे बैठने को कहा। गर्ग उसका दोस्त होने के नाते उसे कॉन्फिडेंस दे रहा था कि वो इस क्लास में बाकी सबके जैसा ही है। फिलहाल घड़ी में समय बढ़ रहा था और लोग क्लासेस में सेटल हो चुके थे। इसके बाद एसके गर्ग चुपचाप सामने खड़ा हो गया। वो बस क्लास और वहां मौजूद बच्चों को ऑब्जर्व कर रहा था। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। यहाँ हम सबको पता है कि किस मोटिव से आज ये 10 दिन की क्लास ऑर्गेनाइज करवाई गई है। तो इस बात में मैं सबसे पहले तो रिटायरमेंट प्लानिंग को लाइफ प्लानिंग का नाम देना चाहता हूँ और उसके बाद पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि इस लाइफ प्लानिंग को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज आखिर क्या है। गर्ग के सवाल पर कई सारे बच्चों ने अपने हाथ उठा लिए और क्लास में शोर सा होने लगा। एक एक करके सर मनी, पैसा है सबसे जरूरी। सर नौकरी बहुत जरूरी है। सर एक बिजनेस होना बहुत जरूरी है। जल्दी स्टार्ट करना बहुत जरूरी है। एक एक करके सबने ऐसे जवाब दिए जो पैसों के ही अराउंड रिवॉल्व करते थे। लेकिन उसके बाद आर्यन गुलाटी ने अपना हाथ उठाया और थोड़ा डर कर खड़ा हुआ। सर हेल्थ, सबसे पहले आपकी हेल्थ सही रहनी चाहिए हमेशा। गर्ग ये बात सुनते ही खुश हो गए। उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट साफ नजर आ रही थी। करेक्ट आर्यन, हेल्थ। हेल्थ यानी कि आपका हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। हेजिंग आपने सुना होगा ना, जब एक इन्वेस्टर लॉस को कम से कम करने के लिए हेजिंग करता है। ठीक वैसे ही जब आप अपनी लाइफ को प्लान करते हो तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि कम से कम पैसों का लॉस हो। देखो स्टूडेंट्स, पैसे सब कमा लेते हैं। शायद आज आप नहीं कमा रहे होंगे या इतना नहीं कमा रहे होंगे जितना चाहते हैं, लेकिन आगे जाकर आप धीरे धीरे इसमें एक्सेल कर लोगे। लेकिन हम इतना जुनून से पैसा कमाने का सोचते हैं कि बाकी एस्पेक्ट्स भूल जाते। और याद रखना कि जिंदगी का हेजिंग होता है लाइफ इंस्ट्रूमेंट से, जैसे सही टाइम पर इंश्योरेंस लेना, पॉलिसीज करवाना, प्रीमियम पे करना। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस जैसी चीजें आपको एकदम से होने वाली इमरजेंसी से हमेशा बचाएंगे। एग्जाम्पल के लिए बताऊं तो मेरा एक दोस्त था रोहन। उसके पास बहुत सा पैसा था क्योंकि वो एकदम से कोई कोर्ट केस जीत गया था जिसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज उनके नाम हो गई थी। लेकिन उसने उस पैसे का इस्तेमाल जिंदगी में आने वाली मुसीबतों को हेज करने के लिए नहीं किया और आज वो एक नौकरी करके अपना जैसे तैसे गुजारा कर रहा है। गर्ग की ये बात सुनकर सामने बैठा आर्यन समझ गया था कि वो उसी की बात कर रहा है। वो जानता था कि गर्ग ने बस उसका नाम बदल दिया था ताकि किसी को पता न चले, लेकिन आर्यन और बाकी क्लास को समझाने के लिए ये बेहतरीन एग्जाम्पल था। दोस्तों, लोगों में कमाने की होड़ तो होती है, लेकिन वो इस पैसे को अपने फ्यूचर के लिए सही इस्तेमाल नहीं करते। इसीलिए अपने इंश्योरेंस और पॉलिसीज को हमेशा वक्त पर रिन्यू करवाना चाहिए ताकि आप फ्यूचर में आने वाले किसी भी बड़े खर्चे से बच जाए। अगर आप भी ऐसा करोगे तो ही 50 साल की उम्र में आपका रिटायरमेंट का सपना पूरा हो पाएगा, क्योंकि जब तक आपको इस बात की श्योरिटी नहीं है कि आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ है और आप वहां पर कंपाउंड इंटरेस्ट कमा सकते हो, तब तक आपका रिटायरमेंट का बनाया हुआ कॉर्पस सही से आगे बढ़ेगा ही नहीं। आपको आज के वक्त में बहुत सारे फंड मैनेजर्स मिलेंगे जो आपको अलग अलग उम्र में अलग अलग अमाउंट लेकर हर महीने इन्वेस्ट करने को कहेंगे ताकि आप अपनी मनचाही उम्र में रिटायर हो पाओ। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी ये समझना है कि वो अमाउंट जो आप हर महीने इन्वेस्ट करते हो वो सेफ है भी या नहीं। और यहाँ काम आती है इंश्योरेंस पॉलिसीज। फिलहाल सब बच्चे वहां बैठे सोच में पड़ गए थे कि क्योंकि सब घर पर जाकर आज अपने माँ बाप या लाइफ पार्टनर से ये सवाल करने वाले थे कि उनकी जिंदगी के हेजिंग इंस्ट्रूमेंट्स कितने स्ट्रांग हैं। तो समझे आप सब, आज की क्लास सिर्फ इस पर थी कि कमाने से पहले ही आप इन चीजों की प्लानिंग कर रखो। मैंने ऐसे हजारों परिवारों को देखा है जिनका ना जाने कितना सारा पैसा हॉस्पिटल्स में चला गया या कोई केस लड़ने में चला गया। एक टाइम के बाद आप ये सब करते ही खाली हो जाते हैं और आपको शुरू से शुरू करना पड़ता है। आज के वक्त में तो हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। जो हेल्थ इंश्योरेंस पहले 25 साल की उम्र से पहले साल भर का सिर्फ 3 से 4 हजार में हो जाता था, आज उसकी कीमत 8 से 9 हजार है। आपके व्हीकल से लेकर लाइफ तक सब कवर होना चाहिए ताकि आप एक टेंशन फ्री जिंदगी जी सको और जितनी सेविंग्स आप करना चाहते हो उतनी कर सको। फिलहाल आज के लिए इतना काफी है। अगली क्लास में हम जानेंगे 99-1 रूल, जो आप सबके लिए बहुत जरूरी है। गर्ग का ये लेक्चर सुनने के बाद जब आर्यन आज की क्लास से बाहर निकला तो उसे रियलाइज हुआ कि अगर उसके पापा की हेल्थ पर इतना पैसा उन्होंने नहीं गवाया होता तो शायद उन्हें ये दिन देखने नहीं पड़ते। उनके साथ भी ऐसी ही घटना घटी थी और वो जाकर सबसे पहले इस पर एक्शन लेने वाला था। तो दोस्तों, आप भी अपने घरों में चेक करिए कि क्या आपकी लाइफ हेजिंग इंस्ट्रूमेंट इन प्लेस है। भले ही आप 3 से 4 हजार कम बचाएं,
लेकिन सबसे पहले इन इंस्ट्रूमेंट्स के लिए साइन अप करना बेहद जरूरी है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगले दिन की अगली क्लास में फिलहाल सभी बच्चे बैठे थे, लेकिन आर्यन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। उसने पीछे तक नजर घुमाने की कोशिश भी की, लेकिन फिर भी वो कहीं नहीं दिखा। अब 7:05 हो चुके थे और गर्ग को बाकी इतने सारे बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं करना था। हालांकि ये सब बड़े लोग थे, लेकिन इस क्लास के लिए तो स्टूडेंट ही थे ना। भले ही हमें स्कूल में किताबी नॉलेज मिल जाती हो, लेकिन जिंदगी को प्लान करना या जीने की नॉलेज हम बड़े होकर ही सीख पाते हैं। ऐसा इसीलिए भी है क्योंकि इसमें रट्टा मारने का कोई स्कोप नहीं है। गर्ग अब 5 मिनट वेट कर चुका था और उसे लगा कि शायद आर्यन को उसका पिछली क्लास में दिया हुआ एग्जाम्पल पसंद नहीं आया और वो उससे गुस्सा हो गया। मुझे लगता है कि वो पहले की तरह वापस से छोड़कर चला गया। खैर, मुझे तो क्लास लेनी है। गर्ग इतने में पीछे की तरफ मुड़ा और उसने बोर्ड पर लिखना शुरू किया। तभी जोर से धम धम पैरों की आवाज क्लास की तरफ आई, जैसे कोई बहुत तेज में आर्यन की शक्ल क्लास के बाहर थी। मैं आई कम इन सर? सो सॉरी, आज बहुत ट्रैफिक था सर। गर्ग ने जब आर्यन को इस तरह देखा तो उसके चेहरे पर एक हंसी आ गई। फास्ट 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 बैठो आर्यन। छोटी उम्र के लोगों को भी अब आर्यन को देखना कंफर्टेबल लगने लगा था। कोई क्लास में एक दूसरे को जज नहीं करता था। फिलहाल आर्यन ने सीट ली और गर्ग पीछे बोर्ड की तरफ घूमा। तो बच्चों, आज का टॉपिक जो है वो है 99:1 रूल। गर्ग ने बड़ा बड़ा बोर्ड पर ये दोनों नंबर को लिखा और वापस क्लास की तरफ मुड़ा, जहां एक बच्चे का हाथ खड़ा था। ये क्या है सर? हमारे 12th और कॉलेज के नंबर्स तो नहीं पूछने वाले ना? सभी लोग ये सुनकर जोर से हंस दिए। अरे नहीं दोस्त, 99:1 आपके 12th या कॉलेज के नंबर्स नहीं, बल्कि उससे भी बड़ा कुछ है। इसका मतलब है कि इस दुनिया में बहुत सारे तरह के लोग हैं जो अलग अलग फॉर्मूला से अपनी जिंदगी जीते हैं और अलग अलग जगह पर बिलोंग करते हैं। यहां भी कुछ ऐसा ही है। फिलहाल हम 1 को भूलकर 99 पर फोकस करते हैं। इस दुनिया में 99% लोग आम जिंदगी जीते हैं, यानी कि उन्हें डेली प्रॉब्लम्स, क्या खरीदना है, शादी में क्या गिफ्ट देना है, गाड़ी में पेट्रोल भरवाना है, ऐसी टेंशन्स होती हैं। अब इस 99% में से 90% लोग आपको वो मिलेंगे जो अपने दिन का इस्तेमाल सही तरीके से नहीं करते, यानी कि वो दिन भर सोशल मीडिया स्क्रॉल करेंगे, किसी को स्टॉक करेंगे, फ्री टाइम में सुट्टा पी लेंगे और अगर कुछ नहीं मिला तो दिन में अपनी पूरी नींद को और पूरा कर लेंगे। ये सुनकर फिर से किसी ने क्लास में हाथ ऊपर किया। और बाकी के 9% सर? यस, मैं वहीं आ रहा था। बाकी के 9% हैं आप जैसे लोग, यानी कि जो इंटरनेट, अपने माँ बाप के पैसे और बाकी के रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी आम जिंदगी जीते। जैसे हर दिन YouTube से कुछ नया सीखना, इस दुनिया के बारे में क्यूरियोसिटी रखना, ज्यादा से ज्यादा बड़ी ख्वाहिशें रखना, चीजों को और गहरे तरीके से जानना, अपने अंदर हर रोज एक नई स्किल ऐड करना। देखो, अब मैं ये तो नहीं जानता कि आप लोग ऐसा करते हो या नहीं, लेकिन अगर आप उस 90% में हो तो आपको जरूर इस 9% में मूव कर जाना चाहिए। तो हाँ दोस्तों, यही मतलब है इस 99% रूल का। अगर आप 90 में हो तो आपको उसके ऊपर वाला 9% में मूव करना है, क्योंकि उसी में आपका अपना ग्रोथ है। उसी की वजह से आप लाइफ में आगे बढ़ोगे, आपकी सैलरी आगे बढ़ेगी, आपके सोचने की शक्ति आगे बढ़ेगी, यानी कि आपको किताबों से और आप जो कंटेंट कंज्यूम करते हैं उससे काफी अच्छा एक्सपोजर मिल जाएगा। गर्ग ने ये पूरा नहीं किया था कि तभी सामने बैठे आर्यन का हाथ उठ गया। ये सब तो ठीक है, लेकिन वो 1%, बाकी के 1% का क्या होगा? यस, करेक्ट। मैं वेट ही कर रहा था कि किसका ध्यान मेरी बात पर है और कौन उस 1% के लिए अभी भी क्यूरियस हो रहा है, क्योंकि इससे आपकी पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट होती है। वो 1% वो लोग हैं जो अपनी क्यूरियोसिटी का इस्तेमाल कुछ इनोवेशन और कुछ नया करने में करते हैं और उससे खूब सारा पैसा कमाते हैं, यानी कि दुनिया के बड़े बड़े अमीर लोग। जकरबर्ग ने फेसबुक बनाया, स्टीव जॉब्स ने एप्पल बनाया, इलॉन मस्क ने टेस्ला बनाई और ना जाने ऐसे कितने बड़े लोग हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी कंपनीज बनाई। अपने इन प्रोजेक्ट्स पर काम करते करते इन्हें भी नहीं पता था कि ये एक दिन इतने बड़े हो जाएंगे। लेकिन सब लोगों ने अपनी फिर धीरे धीरे ये लोग 9% से उन 1% में शुमार हो गए। सिर्फ बिजनेस बनाना ही नहीं, बल्कि आप अपनी स्किल को भी मोनेटाइज कर सकते हो। जैसे अरिजीत सिंह, उन्होंने बचपन में तो बाथरूम में नहाते हुए गाना गाते गाते नहीं सोचा होगा कि एक दिन बॉलीवुड के सारे बड़े गाने उन्हें गाने के लिए मिलेंगे। उन्होंने खुद पर भरोसा दिखाया, गाने की आर्ट को अच्छे से सीखा, एक नेशनल लेवल में सिंगिंग कंपटीशन में सेकंड भी आए, लेकिन वो आज फिर भी इंडिया के बॉलीवुड में नंबर 1 सिंगर है। यही चीज दोस्तों आपको अपनी लाइफ में 90 से 9 और 9 से 1% के अंदर ले जाती है। लेकिन इसीलिए आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए।
आपको अपना टैलेंट पता होना चाहिए। इस दुनिया में आप कहीं भी रहें, लेकिन उस 90% में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये रिटायरमेंट प्लानिंग का हिस्सा कैसे है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि आखिर ये रिटायरमेंट प्लानिंग का हिस्सा क्यों नहीं है? आप जिंदगी में जब तक खुद के लिए, अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा, कुछ बड़ा करने का नहीं सोचोगे या उसकी चाह नहीं करोगे, तो कैसे सब कुछ अचीव कर पाओगे? आगे की लाइफ को प्लान कर पाओगे? क्या आप जानते हैं कि अंबानी अपने कल के बारे में नहीं सोचते, बल्कि सीधा अपने 5 साल के बारे में सोचते हैं कि वो रिलायंस को और कितना बड़ा करना चाहते हैं, कहां कहां अपनी कंपनीज को पहुंचाना चाहते हैं, वर्ल्ड में कब वो टॉप 10 रिचेस्ट मैन में शुमार होंगे। और वहीं एक आम आदमी अपने आज और कल के बारे में ही सोचता है। अब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ अगले 1 साल या 5 साल के बारे में ही सोचना है, लेकिन धीरे धीरे अपनी सोच को आज, कल, अगले हफ्ते या अगले महीने से और आगे ले जाना है। बड़ा सोचिए ताकि आप और भी रिस्क ले पाए और जिंदगी में इस रिस्क पर रिवॉर्ड ले पाए। इसी से आपकी लाइफ प्लानिंग और भी बेहतरीन हो जाएगी और 50 की उम्र के बाद आपका पैसा आपके लिए काम करेगा, ना कि आप पैसों के लिए। तो दोस्तों, आज की इस एसके गर्ग की क्लास के साथ आपने क्या सीखा और क्या आप अपनी लाइफ में इन मिसिंग एलिमेंट्स को खोज रहे थे? अभी तो और भी मिसिंग चीजें आपको मिलने वाली हैं। सुनते रहिए आगे के एपिसोड्स और प्लान कीजिए एक बेहतरीन जिंदगी। क्लास के हर अगले पड़ाव में डेली उतने ही लोग आ रहे थे, क्योंकि सबको गर्ग सर से लिए लाइफ प्लानिंग लेसन्स समझ आ रहे थे और इजी भी लग रहे थे। गर्ग इतना बड़ा कंसल्टेंट था कि उसके लिए ये कोर्स बनाना बेहद आसान चीज थी। आज उसका इतने सालों का मेहनत किया हुआ एक्सपीरियंस काम आ रहा था, जबकि आर्यन गुलाटी इस चीज से जूझ रहा था क्योंकि उसकी जिंदगी का एक्सपीरियंस बहुत कम था। फिलहाल सब अपनी सीट पर थे और गर्ग सबके सामने। हेलो क्लास, मुझे बहुत खुशी हो रही है देखकर कि इस तीसरी क्लास में भी आज काफी सारे बच्चे यहाँ प्रेजेंट हैं। इनफैक्ट जितने बच्चे पहली क्लास में थे उतने ही आज भी यही हैं। तो अब मेरा प्लान है कि मैं इस कोर्स का कोई नाम रख दूं, उसके बाद हम क्लास के लिए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद गर्ग बोर्ड की तरफ घूमा और उस पर बड़ा बड़ा लिख दिया 25 में नौकरी, 50 में रिटायरमेंट। जी हाँ, तो हमारे कोर्स का आज से नाम है 25 में नौकरी, 50 में रिटायरमेंट। हम यहाँ एक स्मूथ और कंफर्टेबल जिंदगी की प्लानिंग करने आए। अब भाई, स्मूथ जिंदगी तो अमीर लोगों की होती है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 50 की उम्र में आपके अकाउंट में सिर्फ 5 लाख हैं और आप रिटायर होने का सोच रहे हैं, राइट? इसीलिए हमें अमीर बनना होगा, पैसे कमाने होंगे, उसे बचाना होगा, सही जगह इन्वेस्ट करना होगा। और ये आप जितना जल्दी करना शुरू करोगे उतना जल्दी आपके लिए फायदा भी है। और आज के इस कोर्स का चैप्टर भी इसी टॉपिक पर है, यानी कि स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। तभी क्लास में फिर से एक इंसान का हाथ खड़ा हो गया और इस बार वो आर्यन ही था। लेकिन सर, जो जल्दी नहीं शुरू कर पाया उसका क्या? आर्यन का ये सवाल सुनकर पूरी क्लास हंसने लगी, लेकिन वो जरा भी नहीं हिचकिचाया। गर्ग को ये देखकर खुशी होती थी कि आर्यन उसकी क्लास में कॉन्फिडेंट होता जा रहा है। जो डर उसके मन में पहले था वो अब दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि वो बाकी लोगों से 12-13 साल बड़ा था। और इतना ही नहीं, बल्कि आर्यन गर्ग को रिस्पेक्ट भी देता था। वो उसे सर बुलाता था, भले ही वो बचपन का ही दोस्त हो। बिल्कुल दोस्त, ऐसा नहीं है कि हर कोई जल्दी ही शुरू कर देता है। ये जो बाकी लोग हंस रहे हैं, आप पहले इन्हें देख लीजिए। इनकी पिछली जनरेशंस ने जल्दी शुरू किया होता तो ये आज यहां थोड़ी ना होते। ये कहकर गर्ग हंस दिया ताकि सभी को पता चले कि उन्हें आर्यन पर नहीं हंसना चाहिए था। तो क्या आपने मेरी बात ध्यान से सुनी? मैंने कहा जितना जल्दी उतना सही, यानी कि कहीं भी ऐसा लिखा नहीं है कि आपको जल्दी से जल्दी शुरू करना होगा। बस आप कोशिश कर सकते हो कि आप ये काम थोड़ा जल्दी शुरू करो। मेरे पड़ोसी खंडेलवाल, उन्होंने अपना सारा रिटायरमेंट और लाइफ कॉर्पस 50 की उम्र के बाद बनाया। बस जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपकी स्ट्रैटेजीज बदलती जाएंगी। एग्जाम्पल से समझाऊं तो अगर आप 25 साल के हो और एक जॉब करते हो तो आपको 50 साल में रिटायर होने के लिए करीब 11 करोड़ रुपए बचाने पड़ेंगे। ये एक ह्यूज नंबर है और इस 11 करोड़ में आप सिर्फ 85 की उम्र तक ही जिंदा रह पाओगे और अपना खर्चा पानी चला पाओगे। यानी हर महीने 80,000 रुपए आपको ऐसी जगह इन्वेस्ट करना होगा जो आपको 10% का एनुअल रिटर्न दे सके। अब कितने ही लोग इस उम्र में 80,000 कमाते हैं? तो सवाल ये भी है कि क्या आप जितना कमाते हो उससे ज्यादा बचत कर सकते हो? इसका जवाब है हाँ। इसके लिए आपकी इनकम के मल्टीपल सोर्सेज होने चाहिए। आपका गोल क्या है उसके हिसाब से आपको काम करना चाहिए, प्लान करना चाहिए। आपका सेविंग्स का पोर्टफोलियो स्टॉक मार्केट में ज्यादा है, गोल्ड में ज्यादा है? इस पर बहुत डिपेंड करता है कि आपका पैसा कैसे बिहेव करेगा और कब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुक्त हो जाओगे। अब हर कोई तो IITN नहीं हो सकता ना जो इतना सेव कर पाए। इसीलिए अगर हम आर्यन के सवाल का जवाब देते हैं तो आपको हमेशा सेविंग्स अपनी जिंदगी में एक्सपेंसेस के हिसाब से प्लान करनी चाहिए। जैसे अगर आप जल्दी स्टार्ट करते हो
तो आप 70 to 80% कमाए पैसों को सेव कर सकते हो, ताकि आपको शुरू से ही कंपाउंडिंग से इंटरेस्ट मिलता रहे। ठीक वैसे ही अगर आप 40 या 45 के हो तो आपको अपने मंथली एक्सपेंसेस का डबल अमाउंट सेव करना चाहिए। यानी कि अगर आपके परिवार का महीने का खर्चा 30,000 है तो आपको 60,000 का महीने का सेव करना होगा। अगर मुंबई जैसे शहर में ये खर्चा 1.5 लाख है तो आपको 3 लाख सेव करना होगा। आपकी लाइफस्टाइल भी ये बहुत हद तक डिसाइड करती है कि आपको कब शुरुआत करनी और कितने से शुरुआत करनी। अब आपको लग रहा होगा कि आप जीने के लिए कमाते हो और अगर आप इतना पैसा सेविंग्स में डाल दोगे तो जियोगे क्या? तो इसीलिए आपको जल्दी शुरू करना होगा और अपने ज्यादातर शौक को 25 की उम्र तक पूरा करना होगा, ताकि आप इस उम्र तक एक अच्छी खासी सैलरी भी कमा पाओ और अच्छा खासा सेव भी कर पाओ। हालांकि पैसा कमाने के साथ साथ लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना भी बेहद जरूरी है, लेकिन इसके लिए प्लानिंग की जरूरत है। आप अपने कॉलेज लाइफ में इंटर्नशिप से शुरू कर सकते हो, जब आप पर सेविंग्स का कोई प्रेशर नहीं होता, या कॉलेज के तुरंत बाद नौकरी करके पैसा खर्च कर सकते हो और एक वक्त बाद अपने टारगेट्स डिसाइड करके लाइफ को आगे के लिए प्लान कर सकते हो। लेकिन याद रखना दोस्तों कि इन बचाए पैसों को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना जरूरी है जहां आपको एनुअलाइज्ड 10% तो मिनिमम मिले ही। अब ये रिटर्न कैसे मिल सकता है, इसके बारे में जानेंगे अगले एपिसोड में। वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास बाय एसके गर्ग। दीवार पर लगी घड़ी शाम के 7 बजा रही थी और हर दिन की तरह 40 लोग अपनी लाइफ प्लानिंग को सही रास्ता दिखाने के इंतजार में थे। पिछले चैप्टर में हमें जल्दी स्टार्ट करने की अहमियत के बारे में पता चला था, यानी कि आप जितना लेट करोगे उतना ज्यादा आपको इन्वेस्ट करना होगा, वो भी हर महीने। लेकिन मान लीजिए कि आपने अगर इन्वेस्ट कर भी दिया है तो आप कैसे ये मेक श्योर करोगे कि आपको हर साल आपके पैसों पर 10 से 15% रिटर्न आ रहा है, ये जानेंगे हम इस क्लास में। गुड इवनिंग क्लास। आज की क्लास एक कहानी से शुरू करता हूँ। हमारे गांव भीलवाड़ा में एक किसान हुआ करता था। मैं बहुत छोटा था उस वक्त। लोग कहते थे कि उस किसान के पास बहुत सारी जमीन थी और वो बाकी गांव के लोगों को लोन देकर भी पैसा कमाता था, और सबसे ज्यादा खेती वो खुद ही करता था क्योंकि उसके पास इतनी सारी जमीनें थी। लेकिन इसमें कैच ये था कि वो किसान सिर्फ गेहूं की खेती करता था, और गेहूं तो इंडिया के हर घर में चाहिए ही होता, जिसकी वजह से उसकी बिक्री भी अच्छी खासी हो जाती थी। लेकिन साल 1990 की बात है। उस वक्त गांव में एक दहशत फैल गई कि दुनिया में मिडिल ईस्टर्न हिस्से से कोई हवा में उड़ने वाला कीड़ा पनपा हुआ है, जो दुनिया के पूर्वी हिस्से में ट्रैवल करने लगा, यानी कि इंडिया, श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरफ। और वो हवाई कीड़ा सिर्फ और सिर्फ गेहूं की फसल पर अटैक करता है, और इसीलिए 1990 में ज्यादा पेस्टिसाइड्स का प्रचलन न होने की वजह से उस किसान की सारी फसल को कीड़ा खा गया। अब इसमें एक और बात थी कि उस गांव में सिर्फ वही किसान गेहूं उगाता था, बाकी सब के सब कोई और खेती करते थे ताकि उस बड़े किसान की बिक्री में कोई दिक्कत ना हो। और 1990 में वो कीड़े की वजह से वो बड़ा किसान बेहद गरीब हो गया, क्योंकि हर साल वो गेहूं के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी लगा देता था, जिससे उसे ज्यादा से ज्यादा कमाई हो। लेकिन इस साल वो जमा पूंजी इन्वेस्ट तो हुई, लेकिन रिटर्न नहीं मिल पाया, जबकि बाकी किसानों को अच्छा खासा मुनाफा हुआ क्योंकि वो दूसरी फसलें उगाते थे। तो ये कहानी है किसान लाला की। लाला नाम था उसका, और लाला की सबसे बड़ी गलती पता क्या थी? क्लास में किसी ने हाथ खड़ा किया और गर्ग ने उसकी तरफ इशारा किया। हाँ दोस्त बताओ। वो लालची था। नॉट एट ऑल। लाला एक अच्छा इंसान नहीं था। तभी आर्यन का हाथ खड़ा हुआ और गर्ग ने उसकी तरफ अपनी नजर घुमाई। लाला सिर्फ और सिर्फ गेहूं उगाता था। एकदम सही। लाला का सारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ गेहूं पर था, यानी कि उसने अपने धंधे में कभी भी एक्सपेंशन नहीं किया था, कभी भी उसे डाइवर्सिफाई नहीं किया था। इसीलिए कहते हैं कि आपको अपनी सेविंग्स को सिर्फ एक जगह पर नहीं डालना चाहिए। इसके लिए आपको हार्ड एसेट्स और सॉफ्ट एसेट्स दोनों में इन्वेस्ट करना चाहिए। हार्ड एसेट्स जैसे कंज्यूमर गुड्स, गोल्ड, रियल एस्टेट या बिटकॉइन, और वहीं सॉफ्ट एसेट्स जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स या म्यूचुअल फंड्स। अब इनमें से किसी भी एसेट में अपने एक्सपोजर को 100% देना आपके लिए बहुत रिस्की साबित हो सकता है, ठीक जैसा हमारे किसान लाला के साथ हुआ। तभी सामने से दूसरी रो में बैठी एक स्टूडेंट थी जो अकेली लड़की उन 40 लड़कों की क्लास में थी। उसने भी अपना हाथ ऊपर किया। लेकिन सर, अगर हमें कोई एसेट गारंटीड रिटर्न देगा ही देगा तो उसमें 100% एक्सपोजर देने से क्या प्रॉब्लम है? बहुत सही सवाल है ये। बहुत बार आपको पता होता है कि किसी जगह पर रियल एस्टेट की वैल्यू कितनी बढ़ेगी या गोल्ड कितना बढ़ेगा। ये सभी एसेट्स कभी भी नीचे नहीं जाते, लेकिन आपके रिटर्न को कमजोर कर सकते हैं। अब जैसे चाइना को देख लीजिए, वहां पर लोगों के पोर्टफोलियो में 70% रियल एस्टेट होता था, जिसकी कीमत आज तेजी से गिर रही है। और चाइना के रियल एस्टेट में एक क्राइसिस आया हुआ है। अगर आप किसी चाइनीज से 5 साल पहले पूछते
तो वो आपको कहता कि पैसे जरूर डबल हो जाएंगे, लेकिन उसे कहां पता था कि 5 साल बाद ये इन्वेस्टमेंट नेगेटिव रिटर्न देने लगेगी। इसीलिए किसी एक जगह इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए कुछ समय के लिए तो अच्छा हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए शायद अच्छा ना हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में हमेशा अपने पैसों को डाइवर्स जगह पर ही डालना चाहिए। जैसे अगर आपके इक्विटी पोर्टफोलियो की वैल्यू कम होती है तो आपके गोल्ड पोर्टफोलियो की वैल्यू बढ़ जाएगी। इससे आप कभी भी नेगेटिव में नहीं रहोगे और आपका 10-15% एनुअलाइज रिटर्न पक्का तो हो ही जाएगा। आजकल इन्वेस्टर्स बहुत अग्रेसिव हो गए और उन्हें लगता है कि फिक्स डिपॉजिट जैसे इंस्ट्रूमेंट तो करवाने ही नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। याद रखना, जब ग्लोबल मार्केट एक बुरे फेज से गुजरता है तो सिर्फ फिक्स्ड डिपॉजिट ही आपको पॉजिटिव रिटर्न देकर बचाता है। तो इसीलिए आपके पोर्टफोलियो को इस तरह से डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए जिससे आपको कांस्टेंट रिटर्न्स आते रहें। और यह भी याद रखना बहुत जरूरी है कि आपको सारे का सारा पैसा सिर्फ इन्वेस्ट नहीं करना है, बल्कि इसके बजाय आपको थोड़ा पैसा लिक्विड फॉर्म में सेविंग्स अकाउंट में भी रखना है, ताकि वो फंड आपके इमरजेंसी में काम आ सके। जब आप जिंदगी में किसी क्राइसिस से जूझ रहे हैं तो आपकी किसी चीज को कम वैल्यू में बेचने की नौबत ना आए। आपने बहुत से ऐसे एग्जाम्पल सुने होंगे जिसमें किसी के पापा का या दादाजी को इमरजेंसी में बहुत कम पैसों के लिए ही अपनी बड़ी जमीन बेचनी पड़ी या फिर गोल्ड बेचना पड़ा। वो इसीलिए होता है क्योंकि ऐसे लोगों की इमरजेंसी फंड बहुत ही लिमिटेड होते हैं। आपको हमेशा ये फॉर्मूला बनाना चाहिए कि आपके मंथली एक्सपेंसेस का 6 से 8 गुना इमरजेंसी फंड आपके पास किसी भी वक्त पर अकाउंट में मौजूद हो। यानी कि अगर आपका खर्चा 50,000 रुपए महीने का है तो आपको अपने अकाउंट में 3 से 4 लाख रुपए जरूर रखने चाहिए, जो आप कभी भी इस्तेमाल कर पाओगे। गर्ग इतना बोल के चुप हुआ ही था कि सामने से एक और हाथ ऊपर चला गया। लेकिन सर, ये इतने सारे इमरजेंसी फंड पर हमें तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इससे अच्छा तो हमें इससे कुछ ना कुछ पैसे कमाने चाहिए। आपको लाला किसान की कहानी पूरी बताता हूँ। उन्हें अपनी गेहूं की खेती के बाद ही खेत बेचने पड़े थे, क्योंकि उन्होंने सारी जमा पूंजी ही फसल में लगा दी थी ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा पाए। लेकिन उस साल ऐसा झटका लगा कि उन्हें अपना जीवन यापन करने के लिए 2 खेत जल्दबाजी में बेचने पड़े। इसीलिए आपको ये इमरजेंसी फंड जिंदगी में 1 या 2 बार में ही काम आएगा, लेकिन जब भी आएगा आप मुझे शुक्रिया जरूर करोगे, क्योंकि ये आपकी एक्चुअल सेविंग्स, जिस पर आप 10 से 15% हर साल इंटरेस्ट कमा रहे हो, उसे बचा लेगा और ढंग से आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट का फायदा अपनी लाइफ के लेटेस्ट स्टेजेस में मिल पाएगा। तो समझे दोस्तों, डाइवर्सिफाई करना जिंदगी में बहुत जरूरी है, भले वो आपकी नॉलेज हो या आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि ये डाइवर्सिटी का परफेक्ट फॉर्मूला आखिर क्या है। हमने ये तो समझ लिया कि पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन कहाँ, कितना, कैसे, और आप अपने लिए कैसे ये पर्सनलाइज कर सकते हो, इसकी बात होगी अगले चैप्टर में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। वेलकम टू द नेक्स्ट एपिसोड क्लास। अब तक हमने ये लाइफ प्लानिंग का कोर्स आधा खत्म कर लिया। यहाँ हमने परिवार की इंपॉर्टेंस से लेकर पैसे की इंपॉर्टेंस को देखा। हमें ये याद रखना चाहिए कि भले ही पैसा खुशियां नहीं ला सकता, लेकिन पैसे के साथ बहुत सी प्रॉब्लम्स यूं ही सॉल्व हो जाती है, और ये प्रॉब्लम्स हमारी जिंदगी में स्ट्रेस का काम करती है। इसीलिए इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि पैसा स्ट्रेस को कम करता है। अब आपको ऐसे में पैसे की इज्जत करना सीखना होगा, और ये सिखाएंगे हमारे मास्टर एस.के. गर्ग। गुड इवनिंग दोस्तों। पहले मुझे ये जवाब दीजिए कि अब तक किसी ने मेरी बताई बातों पर और भी रिसर्च किया और भी इन सब चीजों के बारे में जाना जो मैंने पिछली क्लास में बताया? और कितने लोग अब उस 99% वाली कैटेगरी के 9% में आते हैं? पूरी क्लास ने गर्ग का ये सवाल सुना और हाथ फट से ऊपर कर लिया। वहां बैठा हर कोई इंसान काफी एक्साइटमेंट से ये कोर्स में चीजें सीखने आया था। ज्यादातर लोग ऑफिस से सीधा ये क्लासेस लेने आते थे, लेकिन फिर भी उन्हें थकान बिल्कुल भी महसूस नहीं होती थी, क्योंकि वो जानते थे कि अब वो फ्यूचर की सोच रहे हैं, सिर्फ आज या कल की नहीं, बल्कि अगले 1 साल या 5 साल के लिए सोच रहे हैं। तभी क्लास में एक स्टूडेंट ने हाथ खड़ा किया और गर्ग ने उसकी तरफ आंखों से आगे बढ़ने का इशारा किया। सर, हमने इतना कुछ सीख तो लिया, लेकिन अब तक ये नहीं समझ आया कि आखिर खर्च कितना और कैसे किया जाए। क्या इसका कोई फॉर्मूला है? व्हाट एन अमेजिंग क्वेश्चन टू स्टार्ट द क्लास। तो देखो, इसमें आपको थोड़ा स्ट्रेटेजिक होना होगा। आपको चेक करना पड़ेगा कि आपकी लाइफ में क्या लायबिलिटीज है। क्या आप रेंट देते हैं? क्या आपके ऊपर EMIs का बोझ है? क्या आप घर का खर्च भी खुद से हैंडल करते हैं, या आप अकेले और इंडिपेंडेंट हैं? तो इस तरह से अगर एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला की बात करें तो आइडियली आपको 50% सेविंग्स में डालना चाहिए, 30% आपके एक्सपेंसेस होने चाहिए यानी कि आपके खर्चे, और 20% लाइफस्टाइल अपग्रेड करने में खर्च करने चाहिए। लाइफस्टाइल अपग्रेड यानी कि आपकी ख्वाहिशें, यानी कि कार्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स और ट्रैवल। अब आपको लेकिन ये बात ध्यान रखनी है कि ये 50% सेविंग्स वाला नंबर धीरे धीरे 70% को टच हो जाना चाहिए।
क्योंकि आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी और फिर 20% मंथली एक्सपेंस होने चाहिए और 10% लाइफस्टाइल अपग्रेड। ये मेरा एक आइडियल नंबर है, लेकिन याद रखें कि आपका जरूरी नहीं यही आइडियल नंबर हो। आप अपने हिसाब से चीजों को डिवाइड कर सकते हैं और बेहतर समझ सकते हैं, लेकिन ये याद रखें कि आप जितना जल्दी रिटायर होना चाहते हो उतना ज्यादा सेविंग्स आपको करना होगा। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का यही कहना है कि आपको सेविंग्स मंथली एक्सपेंसेस के हिसाब से प्लान नहीं करनी चाहिए, बल्कि मंथली एक्सपेंसेस को सेविंग्स के हिसाब से प्लान करना चाहिए। दोस्तों, गुजराती लोग भी इसी फॉर्मूला पर चलते हैं। वो अपनी कमाई से सबसे पहले सेविंग्स के पैसों को अलग कर देते हैं और उसे हाथ भी नहीं लगाते। ये करने के बाद वो लोग बचे पैसों में जैसे तैसे खर्चा करते हैं ताकि वो अपनी अगली जनरेशन के लिए कुछ बेहतर कर सके। गर्ग की बातें सुनकर पूरी क्लास के चेहरे पर एक स्माइल थी। सब बहुत इंस्पायर्ड लग रहे थे। सबके अंदर जुनून था कि वो अपनी लाइफ को ढंग से प्लान करेंगे। लेकिन सामने खड़ा गर्ग घड़ी में टाइम देख रहा था, क्योंकि 7:30 हो चुके थे और अभी जिस टॉपिक पर बात करनी शुरू करनी थी वो हुआ ही नहीं था। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि 10 से 15% एनुअलाइज रिटर्न आप कैसे कमा सकते हो। दोस्तों, अब वैसे तो 10 से 15% आज के बढ़ते इंडिया में कमाना बहुत ईजी है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सेफ्टी से चीजों के साथ डील करना होगा। इसके लिए आपको अपनी सेविंग्स के पैसों को 3 तरह से डिवाइड करना होगा: हाई रिस्क, मीडियम रिस्क और लोएस्ट रिस्क। अब आपको ये याद रखना है कि आप ये पहले ही पहचान लो कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, आपके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। उसी हिसाब से आपको अपने पैसे इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड करने चाहिए। अब जो हाई रिस्क चूज करेगा तो वो पैसा स्टॉक मार्केट्स में डालेगा, क्रिप्टो करेंसी में डालेगा या रिस्की म्यूचुअल फंड्स में डालेगा। अब इसमें फायदे की बात यह है कि आपका रिटर्न 10 से 15% से भी ऊपर जा सकता है। यानी कि आपका जितना एनुअलाइज रिटर्न ऊपर जाएगा उतना जल्दी आप फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और जो नंबर आपको अचीव करना है वो कर भी लेंगे, क्योंकि आपकी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ बेहतर तरीके से होगी। पर इस हाई रिस्क फॉर्मूला में इससे बड़ा डिसएडवांटेज ये भी है कि आपको जितना ज्यादा मुनाफा हो सकता है उतना ही लॉस भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट्स की मूवमेंट को प्रेडिक्ट करना कोई आसान बात तो नहीं है। तो जब तक मार्केट खुश होगी आपको खुश रखेगी, लेकिन अगर कोई भूचाल वहां आया तो आपकी इन्वेस्टमेंट को भी वापस से ऊपर जाने के लिए इंतजार करना पड़ेगा। ये बोलकर गर्ग ने क्लास की तरफ देखा और क्लास के कुछ लोग कंफ्यूज नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने गर्ग की बात सुनी तो है, लेकिन वो ढंग से समझ नहीं पाए। अच्छा चलो मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अभी पेटीएम का शेयर प्राइस करीबन 760 रुपए चल रहा था। उस वक्त भी पेटीएम एक अच्छी कंपनी बताई जा रही थी, क्योंकि हर क्वार्टर में कंपनी बेहतर परफॉर्मेंस प्रोड्यूस कर रही थी और इसी वजह से ब्रोकरेज फर्म्स पेटीएम को अच्छी रेटिंग दे रही थी और लोगों को भी बाय करने के लिए रिकमेंडेशन भी। उस वक्त कुछ फर्म्स ने इसके टारगेट प्राइस को 1400 रुपए तक रखा, लेकिन अगले ही दिन आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर क्रैकडाउन किया, जिससे पेटीएम का शेयर आधे से भी कम हो गया, सिर्फ 318 रुपए रह गया। हालांकि फिलहाल वो 370-400 के बीच में है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमारी इन्वेस्टमेंट के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। भले ही आप इतने रिस्की शेयर ना लो, लेकिन हलचल तो किसी भी कंपनी में हो ही सकती है और उसके लिए आपको हमेशा तैयार रहना होगा। तो ऐसे मोमेंट्स के लिए आपको हमेशा तैयार रहना होगा। ये बात खत्म करते ही गर्ग को पूरी क्लास सेटिस्फाइड लग रही थी। उन्हें एग्जाम्पल से तुरंत समझ आ गया था कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो ये तो हुई हाई रिस्क की बात। वहीं मीडियम रिस्क आपके लिए एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, क्योंकि आप 20 से 30% हाई रिस्क में डालिए, 40 से 50% मीडियम रिस्क में और 20 से 30% लो रिस्क में। ये डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं और कभी कभी उनके रिटर्न्स 10 से 15% से भी ऊपर जाते हैं, लेकिन 10% से नीचे बहुत कम जाते हैं। आप एक क्यूरेटेड इक्विटी, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड, रियल एस्टेट के साथ एक ऐसा पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं जिससे आपको बहुत कम दिक्कत आएगी। वहीं लो रिस्क पोर्टफोलियो में आप प्रोविडेंट फंड, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और फिक्स्ड डिपॉजिट जैसी चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ज्यादातर पोर्टफोलियो को लो रिस्क बनाओगे तो आपके रिटर्न्स कहीं 5 से 8% के बीच में ही रहेंगे और वो 10% का मिनिमम नंबर अचीव ना हो पाने की वजह से आपको ज्यादा पैसा हर महीने सेविंग्स में डालना होगा। इस तरह से दोस्तों, हम सब इंडिविजुअल लेवल पर अलग अलग तरह के लोग हैं और अलग अलग तरह के इन्वेस्टर्स भी। हमें खुद के इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो से पहले खुद को पहचानना होगा, ताकि आगे चलकर किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। सामने बैठे आर्यन की ये सुन करके आंखें चमक गई थी। उसने आज की इस क्लास में खुद को पहचान लिया था और इसीलिए वो कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर करना चाहता है। उसकी उम्र करीब 40 साल हो गई थी और वो जानता था कि धीरे धीरे उसका शरीर इतना जवान नहीं रहेगा, इसीलिए उसे हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट पर हाई रिटर्न्स कमाने होंगे, जिसकी वजह से वो जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाएगा। लेकिन
वहीं पीछे बैठा रोहन अभी सिर्फ 24 साल का था। वो जानता था कि उसके पास बहुत वक्त है, तो वो अपने लिए एक सिक्योर पोर्टफोलियो बनाना चाहता था जिसमें रिस्क बिल्कुल भी ना हो। तो गर्ग की क्लासेस से बच्चे इस क्लास में अपना अपना टाइप समझ गए थे और उसी की मदद से वो आगे की प्लानिंग करने वाले थे। इसीलिए आपको भी अपना टाइप समझना होगा ताकि एक सही डिसीजन ले सको। मिलते हैं सर की अगली क्लास में। सुनते रहिए अगला एपिसोड। एक एक करके स्टूडेंट्स क्लास में इकट्ठा हो रहे थे, लेकिन आज एसके गर्ग को घर पर काम होने की वजह से वो 10 मिनट लेट थे। उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप पर यह मैसेज कर दिया था, इसीलिए पूरी क्लास ही उनका इंतजार कर रही थी। आर्यन हमेशा की तरह आगे अकेला बैठा था, लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ मारा। हेलो, एक्सक्यूज मी। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे आदित्य खड़ा था, जो उससे बात करने के लिए आया था। हेलो, बताओ भाई, क्या हुआ, कैसे हो? बस एकदम ठीक हूँ। मेरा नाम आदित्य है। आप? आर्यन। आर्यन नाम है मेरा। अरे वाह, नाम बताने का तरीका तो बड़ा फिल्मी है तुम्हारा। दोनों ने इस बात पर बॉन्डिंग की और फिर आदित्य ने असली मुद्दे को सामने रखा। देखो आर्यन, मैं जानता हूँ कि आपको भी थोड़ी हिचकिचाहट होती होगी इस क्लास को लेने में। यहाँ सबकी उम्र काफी छोटी है ना, इसलिए बस मैं कहने आया था कि आप इतने कॉन्शियस मत हुआ कीजिए। मैं खुद भी 38 साल का हूँ, इसलिए सबसे पीछे बैठता हूँ ताकि ज्यादा लोग नोटिस ना करें। लेकिन गर्ग सर काफी अच्छे हैं और बहुत कॉन्फिडेंस भी देते हैं। भले ही हमने इस पूरे कोर्स के काफी चैप्टर्स को मिस कर दिया है, शायद इसीलिए हम यहाँ आज बैठे हैं, लेकिन अभी भी मुझे लगता है काफी टाइम बाकी है। आर्यन को ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। आदित्य का इस तरह से आकर बात करना और उसे कंफर्टेबल फील करवाना, अब आर्यन को भी लग रहा था कि उसके साथ का कोई है जो उसकी बातों को समझता है। अरे थैंक यू सो मच आदित्य। लाइफ कभी कभी ऐसे टर्न्स लेती है कि जिसे एब्जॉर्ब करते करते हमें काफी वक्त लग जाता है। मेरी भी जिंदगी में अनएक्सपेक्टेड तुम आए, लेकिन इससे पिछली क्लास ने मुझे काफी क्लैरिटी दी है। चलो अच्छा है आर्यन, मैं आपसे क्लास के बाद मिलता हूँ। फिलहाल गर्ग सर के पैरों की आवाज आ रही है, मिलते हैं। ओके। इतने में ही क्लास में गर्ग की एंट्री हुई, जो एक बड़े से पोस्टर को साथ लेकर अंदर आया था। हालांकि वो पोस्टर बंद था, लेकिन सब समझ गए थे कि अंदर कुछ ना कुछ तो सरप्राइज है। गुड इवनिंग क्लास। आज मैं आप सबको एक ऐसा मेथड बताने वाला हूं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये है फायर मेथड। आपकी शक्लें देखकर लग रहा है कि आप फायर, आग वाली फायर के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ये फायर अलग है। इतने में गर्ग ने वो हाथ में फोल्ड हुए पोस्टर को ओपन किया जिस पर फायर लिखा हुआ था और उसके आगे था फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। यस स्टूडेंट, ये जो आप देख रहे हैं ये एक बिल्कुल ही ट्रेंड वाला मेथड है जिसमें आप 40 की उम्र में भी रिटायरमेंट लेकर अपने खर्चों को मैनेज कर सकते हैं। यानी कि इमेजिन करो कि आपके पास 10-15 साल काम करने के हैं और उसके बाद मजे ही मजे। तो ये मेथड वेस्टर्न वर्ल्ड में शुरू हुआ था, जहां लोगों ने फंड मैनेजर्स को बोला था कि वो एज अर्ली एज पॉसिबल रिटायर होना चाहते हैं और इसी के लिए उन्होंने ये मेथड निकाला। गर्ग ने जैसे ही अपनी बात खत्म की कि सामने से एक स्टूडेंट ने अपना हाथ ऊपर कर लिया और वहीं आर्यन बैठा ये सोच रहा था कि वो तो 40 का हो चुका है और गर्ग सर ने 40 में रिटायर होने की बात की है। तभी वो लड़का खड़ा हुआ और उसने सवाल किया, सर ये पॉसिबल ही कैसे है? आप कैसे इतना जल्दी काम करना बंद कर सकते हो और फिर भी पूरी लाइफ बिता सकते हो? यस एग्जैक्टली, वही सवालों का जवाब मैं दूंगा। बेसिकली फायर में मैनेजर्स आपको मिनिमल खर्चे के लिए कहते हैं। आपको 10 से 15 साल सिर्फ काम करना होगा और एक्सपेंडिचर आपकी सैलरी का सिर्फ 5 to 7% ही होना चाहिए। यानी कि इस मेथड को अपनाने वाले लोग अपनी जिंदगी को एक गरीब इंसान की तरह जीते, ना ही कोई लेजर, ना ही लग्जरी, ना ही शॉपिंग और ना ही कोई एंटरटेनमेंट। लाइफ में सिर्फ वो एक्टिविटीज की जाती हैं जो जीने के लिए जरूरी हैं, जैसे कि खाना पीना और कपड़े पहनना। अपने डेली खर्चों और विशेस को मार कर ही ये टेक्निक अपनाई जा सकती है। ये सुनकर क्लास में बहुत सारे बच्चों के हाथ खड़े हो गए। तो सर जीने का फायदा ही क्या? पिछली ही क्लास में आपने बताया कि लाइफ अपग्रेडेशन को करीब 10 से 20% फंड्स देने चाहिए ताकि आप अपनी ख्वाहिशें पूरी कर पाएं, और ऐसे सिर्फ एसेंशियल्स पर जिएंगे तो कमाने का मोटिवेशन कहां से आएगा? देखो दोस्तों, इस दुनिया में तरह तरह के लोग हैं। अब कल को जो मैंने क्लास में पढ़ाया था वो एक नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए था, लेकिन वहीं पर आप फायर मेथड में देखोगे तो अगर आपने 40 की उम्र तक ये रिटायरमेंट वाला टारगेट अचीव कर लिया है तो आपके पास कितने सारे साल होंगे जिसमें आप आराम से बिना किसी फिक्र के जी पाओगे। उसमें आप ट्रैवल भी कर सकते हो, इस दुनिया को एक्सप्लोर भी कर सकते हो और अपनी हॉबीज और पैशन को फॉलो भी कर सकते हो।
इसीलिए तो ये लोग 40 में रिटायर कर जाते हैं, क्योंकि ये अपनी पूरी लाइफ को 40 के बाद ही प्लान करने की सोच रहे होते। एग्जाम्पल के लिए बहुत से बच्चे किसी एग्जाम की तैयारी करते हुए एक साथ 6-7 घंटे पढ़ना पसंद करते हैं और फिर 2-3 घंटे का एक साथ ब्रेक ले लेते हैं। लेकिन वहीं कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो ब्रेक्स में पढ़ते हैं हर 1 घंटे के बाद 10 मिनट का ब्रेक, ताकि वो खुद को रिजुविनेट कर पाए और वापस से पढ़ाई में मन लगा पाए। अब डिपेंड आप पर करता है कि आप एक साथ 10-15 साल बहुत सारा काम करना चाहते हैं ताकि आप अपनी जिंदगी के 20-30 साल बिना किसी टेंशन के बिताएं, या आपको काम करने के साथ साथ अपनी जिंदगी के मजे भी लेने। लेकिन ये फायर मेथड एग्जिस्ट करता है और बहुत रिग्रेस भी होता है। लेकिन सर, ये लोग अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? इतना काम करने के बाद ये लोग अपने पैसों के साथ आखिर रिस्क क्यों लेंगे? बिल्कुल सही बात बोली तुमने। सरप्राइजिंगली आपको लग रहा होगा कि फायर मेथड में लोग काफी रिस्की इन्वेस्टमेंट करते होंगे ताकि उनका रिटायरमेंट कॉर्पस ज्यादा से ज्यादा बन सके। लेकिन ऐसा नहीं है। ये लोग बहुत कंजर्वेटिव होते हैं। मिनिमलिस्ट होने की वजह से ये अपना पैसा दुनिया के सबसे सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में रखते हैं और उसी हिसाब से ये सारी प्लानिंग करते हैं। एक शॉर्ट रिटर्न के साथ जीना इन्हें ज्यादा पसंद आता है, भले ही वो कम ही क्यों ना हो, क्योंकि ये लोग अपने पैसे को खोते हुए नहीं देख सकते। यही फायर मेथड आपको सिखाता है। ये पॉपुलर मेथड आजकल के बहुत सारे फंड मैनेजर्स इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सर, ये मेथड फिजिबल कैसे है, पॉसिबल कैसे है? आखिर कितने लोग इसे अचीव कर पा रहे हैं? ये मेथड बहुत ही रीसेंट है और इसी वजह से इस पर ज्यादा डेटा नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या ये मेथड पॉसिबल है, क्या ये मेथड फीजिबल है? क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब आप अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक तरह से प्लान करके ही निकालने की कोशिश करोगे तो बहुत जल्दी बोर हो जाओगे। आपको जिंदगी में मोटिवेशन चाहिए ही होता है किसी भी काम को पूरा करने के लिए, और फायर मेथड में ये मोटिवेशन सीधा 10 से 15 सालों के बाद ही होता है। बहुत से लोग होते हैं जो इंस्टेंट रिटर्न्स के हिसाब से काम करते हैं, उन्हें इंतजार करना नहीं पसंद होता। लेकिन फायर मेथड में आपके पास बेशुमार पेशेंस होना चाहिए ताकि आप अपनी लाइफ को एंजॉय करने का इतना साल वेट कर पाओ। क्लास एकदम स्तब्ध थी। वो इस पूरे मेथड को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक हाथ था जो खड़ा हुआ था और वो था आर्यन का। आर्यन फिलहाल घर जाकर भी गर्ग की बताई हुई बातों के बारे में पढ़ता था ताकि उसे और भी नॉलेज मिल सके और वो आगे के लिए एक डिसीजन ले पाए। उसने हाथ खड़ा किया और गर्ग से सवाल किया, लेकिन सर एक बात बताइए, हमारी सरकार कहती है कि इंडिया की इकोनॉमी कंजम्पशन ड्रिवन है, यानी कि लोग कितना खर्च करते हैं इससे हमारे देश की जीडीपी पर बहुत फर्क पड़ता है। तो अगर ये फायर मेथड पॉपुलर हो गया और लोगों ने खर्च करना बंद कर दिया तो क्या ये पूरे देश के लिए एक चिंता वाली बात नहीं है? ये सवाल नहीं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सबको समझना चाहिए, और ये बहुत बड़ा रीजन भी है कि फायर मेथड की फीजिबिलिटी हमेशा से क्वेश्चन रही है। हर देश में लोगों के एक्सपेंडिचर से वहां की जीडीपी पर बहुत फर्क पड़ता है। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस का वन ऑफ द मेन रीजंस यही था कि लोगों ने एक्सपेंडिचर से ज्यादा सेविंग्स करनी शुरू कर दी थी। लोग पैसा अपने अकाउंट्स में रखकर बैठे थे और एकदम से यूएस के बैंक्स भी साथ में कोलैप्स हो गए। और आपने देखा होगा कि सरकार अलग अलग स्कीम्स निकालती है जिससे आप देश में ज्यादा से ज्यादा खर्च कर पाओ, और जितना ज्यादा इकोनॉमिक सर्कुलेशन होगा उतना ही अमीर और गरीब लोगों के बीच में डिफरेंस कम होता जाएगा, और खुद का घर, कार, बच्चों की एजुकेशन और थोड़ा सा जिंदगी में ट्रैवल सबके लिए जरूरी होता है। ये छोटी छोटी अचीवमेंट्स आपको जिंदगी में और भी अच्छा करने के लिए मोटिवेट करती हैं। बस फर्क इतना है कि ये सारे प्लान्स आपको बहुत पीछे शिफ्ट हो जाते हैं जब आप फायर मेथड के लिए साइन अप करते हो। तो अगर सब लोग इसके लिए ऑप्ट करने लगेंगे तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए एक प्रॉब्लम वाली बात बन जाएगा। इससे आप कुछ समझे दोस्तों, फायर मेथड वैसे भले ही एक अच्छा तरीका है, लेकिन वहीं इसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी क्वेश्चनड है। अगर आप खर्च नहीं करोगे तो सरकार लोन्स सस्ते कर मार्केट में पैसा देकर आपको मजबूर करेगी कि आप बाहर जाकर खर्चा करो। कोविड के वक्त भी सरकार ने ऐसा ही किया था। जो फ्री फूड ग्रेन स्कीम, एमएसएमई लोन्स थे, वो इसीलिए दिए गए थे ताकि लोगों को ये सब एसेंशियल चीजों के खर्चे से मुक्त कर दिया जाए और वो बाकी चीजों की तरफ ध्यान दे। सिर्फ रोटी, कपड़ा, मकान ही सब कुछ नहीं होता। इस दुनिया में इतनी चीजें प्रोड्यूस की जाती हैं कि इकोनॉमी को ढंग से रन करने के लिए सबका कंजम्पशन जरूरी है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि फायर मेथड में कुछ गलत है। क्या आपको याद है कि गर्ग सर ने बताया था कि कैसे अमीर लोग आने वाले सालों का सोचते हैं, उनका प्लान कुछ बड़ा करने का होता है। ठीक इसी तरह से इस मेथड को अपनाने वाले लोग भी एक साथ काम करके फिर एक साथ जिंदगी को मजे से जीना चाहते हैं। अब ये पहचान आपको खुद करनी है कि आप ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस, रिटायर लाइफ वाले फॉर्मूला को अपनाओगे या आपको भी बीच बीच में मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल इस क्लास के लिए इतना ही। उम्मीद है कि कुकू एफएम का ये ओरिजिनल ऑडियो शो आपकी मदद कर रहा होगा ये पहचानने में कि आखिर आप किस तरह के इंसान हैं। एपिसोड में
वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास दोस्तों। अब हम इस शो में और अपनी जिंदगी में लाइफ प्लानिंग के लिए सही डिसीजन लेने में लगभग आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं। कब शुरू करना है, कैसे शुरू करना है, क्या क्या तरीकों से कर सकते हैं, ये सब आपने पिछले एपिसोड्स में जान लिए। लेकिन आज की क्लास थोड़े मिथ बस्ट करने वाली है। इसे इसीलिए एसके गर्ग ने पिछले ब्लैक बोर्ड पर बड़ा बड़ा रिटायरमेंट लिखा है और उस पर क्रॉस लगाकर काट दिया है। अब वो चुपचाप सामने खड़े हैं और सामने बैठे लोग कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि ये सब क्लासेस ही रिटायरमेंट और आगे के सालों की प्लानिंग पर फोकस करने वाली थी। और आज की क्लास में गर्ग सर ने रिटायरमेंट को ही कट कर दिया। रिटायरमेंट, इसी वर्ड के लिए सब आयो ना। कब काम से छुटकारा मिले, कब इतना पैसा हो जाए कि किसी चीज की चिंता ना करनी पड़े, बस दिन भर आराम और जो मन चाहे करो। यही सब सीखा है अब तक की क्लास में हमने। लेकिन याद रहे कि हमें इस कोर्स से लाइफ प्लानिंग के बारे में जानना है। भले ही नाम 25 में नौकरी और 50 में रिटायरमेंट हो, लेकिन मेरा मानना है कि इसका नाम 25 में नौकरी और 50 में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना चाहिए। लेकिन सर, रिटायरमेंट और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में फर्क ही क्या है? बिल्कुल सही सवाल। देखो दोस्तों, रिटायरमेंट शब्द ही एक नेगेटिव सी कॉनोटेशन रखता है। आप रिटायरमेंट सुनते हो तो दिमाग में क्या आता है? सारा वक्त घर पे बैठना, दिन भर टीवी देखना, थोड़ा बहुत बाहर घूमना, बस यही ना। यानी कि बिना कोई काम और मोटिव के टाइम पास। लेकिन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सेम नहीं है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस में आपके मोटिव्स, आपके गोल्स, आपकी क्यूरियोसिटी जिंदा रहती है, लेकिन आप पैसे की चिंता करना छोड़ देते हो। लेकिन रिटायरमेंट को सोचकर आपके दिमाग में सिर्फ फालतू की चीजें ही आती। जिंदगी में एक तरीका अपना लेना चाहिए। हमेशा जो भी काम करना चाहिए वो ये सोच के करना चाहिए कि यू हैव टू मेक योर मनी वर्क फॉर योरसेल्फ। आपने फायर मेथड पढ़ा, जल्दी सेविंग्स के फायदे पढ़े, लेकिन क्या आप जानते हैं कि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो आप 30-35 की उम्र में भी हो सकते हैं। आपको क्या लगता है, जिनका घर का खर्चा सिर्फ रेंटल इनकम से चलता है वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है? बल्कि उन्होंने तो अपने पैसे को अपने इशारों पर नचाया। उन्होंने ठीक जैसा सोचा था वैसा ही किया। उन्होंने अपने लिए इनकम का एक ऐसा रेगुलर फ्लो जनरेट कर दिया जो बहुत ही कम लोग कर पाते। और ऐसे लोग अपनी जिंदगी में रुकते नहीं है। भले ही उन्हें रेगुलर इनकम आ रही हो, लेकिन वो ट्राई करते रहते हैं कि अपने लिए और भी एक्स्ट्रा रेगुलर कैश फ्लो को कैसे मेक श्योर किया जाए। लेकिन सर, हमारे यहाँ तो लोग सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं ताकि उन्हें पेंशन के रूप में रेगुलर पैसे मिलते रहें और उनकी जिंदगी सिक्योर हो जाए। बिल्कुल, और इसीलिए हमारे यहाँ रिटायरमेंट के मायने बदल गए। अब आप सरकारी नौकरी वालों को देखें तो उन्हें भी अच्छी पेंशन सिर्फ 60 की उम्र के बाद ही मिलती है। और आजकल तो सरकार ने भी न्यू पेंशन स्कीम के तहत खुद से पेंशन देनी बंद कर दी है। इसीलिए अग्निवीर स्कीम भी आई थी ताकि सरकार का खर्चा कम हो। धीरे धीरे आने वाले टाइम में आपको अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में ऐसे एसेट्स जोड़ने होंगे जिससे आपको रेगुलर कैश फ्लो आता रहे। इसके लिए आपको कोई प्रॉपर्टी लीज पर लेकर मैनेज कर सकते हैं और वहां से पैसे कमा सकते हैं। एक प्रॉपर्टी डीलर का काम कर सकते हो, जिससे आपकी एक डील के ऊपर आपके 6 महीने निकल जाए। डिविडेंड की फॉर्म में भी आप अपने लिए एक रेगुलर कैश फ्लो जनरेट कर सकते हो, जिसके लिए आपको डिविडेंड इन्वेस्टिंग सीखनी होगी। याद रखिएगा दोस्तों कि आपका रिटायरमेंट के लिए बनाया हुआ कॉर्पस कभी भी खत्म हो सकता है। बुढ़ापे में आपके साथ इमरजेंसी सिचुएशंस और ज्यादा रूबरू हो सकती हैं, जिसकी वजह से पैसा इधर उधर लग ही जाता है। और इसी वजह से हम 9-10 करोड़ रुपए इकट्ठा कर ही लेते हैं। 9-10 करोड़ रुपए इकट्ठा करके ही ये निश्चित कर सकते हैं कि अब इससे पूरी जिंदगी चलेगी। बल्कि हमें उस 9 से 10 करोड़ रुपए की सेविंग्स को ऐसी जगह इन्वेस्ट करना होगा जिससे हमें रेगुलर इनकम आती रहे। और इसके साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आप घुट-घुट कर नहीं जी रहे हो। इसीलिए इस कोर्स का नाम हम एंड में चेंज कर रखेंगे 25 में नौकरी, 30 में बिजनेस और 50 में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। हमें अगर ये सब अचीव करना है तो दिमाग में इसी हिसाब से सोचना होगा और इसके लिए थोड़ा रिस्क भी लेना पड़ेगा, तभी रिवॉर्ड भी मिलेगा। हालांकि कुछ लोग तो 70 साल की उम्र तक भी काम करते रहते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी में काम की वैल्यू सबसे ज्यादा होती है। आप वॉरेन बफेट से लेकर चार्ली मंगर, आइंस्टाइन से लेकर स्टीव जॉब्स, किसी को भी देख लीजिए। इंडिया में भी अंबानी से लेकर अडानी तक भी हर बड़ी कंपनी के फाउंडर और सीईओ की उम्र करीब 50 से 60 साल के ऊपर ही मिलेगी। असल मायने में हमें ऐसे लोगों की जिंदगी से ही ट्रिप्स और ट्रिक्स सीखनी चाहिए कि आखिर पैसे को खुद के लिए वर्क कैसे करवाया जा सकता है। बहुत से इंडियन लोगों का सपना तो सिर्फ इतना होता है कि उन्हें जिंदगी में खुद का एक घर चाहिए होता है, और ये भी बहुत सारे लोग अचीव नहीं कर पाते। अब ऐसा नहीं है कि ये लोग मेहनत नहीं करते हैं या पैसा नहीं कमाते, बस फर्क इतना है कि ये लोग उन 90% लोगों में आते हैं जो सिर्फ पैसा कमाने के बाद अपना बाकी वक्त वेस्ट कर देते हैं। ठीक से प्लानिंग, स्ट्रैटेजी और इन्वेस्टमेंट वेन्यूज को एक्सप्लोर नहीं करते और ना ही इन्हें कोई समझाने वाला होता है। लेकिन इस शो के साथ आप उन 9% लोगों में ऑलरेडी आ चुके हैं।
अब बस मेहनत करके हमें टॉप 1% में आना होगा। फिलहाल मिलते हैं गर्ग सर की अगली क्लास में। वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास फ्रेंड्स। हमने अपनी फाइनेंशियल जिंदगी की बातें तो बहुत कर ली, लेकिन इस चैप्टर में आपको एक बार फिर से रिमाइंड करवाना चाहूंगा कि लाइफ में कुछ भी करने के लिए हेल्थ कितनी जरूरी है। एसके गर्ग सर आज क्लास में एक रस्सी के साथ आए थे। ये कोई आम रस्सी नहीं बल्कि स्किपिंग रोप थी। उन्होंने ये रस्सी लाकर सामने टेबल पर रख दी और सब बच्चे हंसने लगे। उन्हें भी समझ नहीं आया कि आखिर इस लाइफ प्लानिंग की क्लास में रस्सी का क्या महत्व है। लेकिन जैसे ही सब बच्चे सेटल हुए तो गर्ग सर ने सामने बिना कुछ बोले उस रस्सी को कूदना शुरू कर दिया। यानी कि उन्होंने 100 रोप्स स्किपिंग की, और वो भी एक साथ। ये थोड़ा पढ़ाने का फनी तरीका था, लेकिन उन्हें इतना फिट तरीके से रस्सी को कूदता हुआ देखकर सभी स्टूडेंट्स हैरान रह गए। आगे बैठे आर्यन को भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसका दोस्त गर्ग आखिर इतनी जल्दी रस्सी कैसे कूद सकता है, और वो भी 40 की उम्र में। जैसे ही उन्होंने ये रोप स्किपिंग बंद की, वो एकदम सीधे खड़े हो गए। आप लोग ऐसे हैरान मत हो जाइए, बस ये बताइए कि आखिर मेरा रस्सी कूदना कैसा लगा। आप सबकी शक्लें देखकर तो लग रहा है कि सब मुझे देखकर ही थक गए। देखिए, आप कितनी भी चीजों पर कितना भी जोर दे दीजिए, लेकिन कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है जो आपको आगे बढ़ने के लिए हमेशा पुश करेगी। लेकिन अगर आप इनकंसिस्टेंट हो गए तो फिर कम बैक करना उतना ही मुश्किल होगा। एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। कभी जिम की छुट्टी करिए, 1 हफ्ता या 1.5 हफ्ता। जब भी आप ऐसी लंबी छुट्टी कर लेते हैं तो उसके बाद वापस जिम जाने में बहुत आलस आता है। लेकिन वहीं अगर आप रेगुलर जाते हो तो मोटिवेशन हर दिन कुछ नया और अलग ही होता है। जिंदगी के साथ भी कुछ ऐसा ही है। एक बार आपने काम शुरू किया और आप कंसिस्टेंट रहे तो दुनिया की कोई ताकत आपको ऊंचाइयां छूने से नहीं रोक सकती। लेकिन अगर आप बीच में गड़बड़ा गए और इनकंसिस्टेंट हो गए तो वहां से पिकअप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो सर, इसमें आपने रस्सी कूदकर क्यों दिखाया शुरुआत में ही? वो इसीलिए क्योंकि कंसिस्टेंसी में सबसे बड़ा रेजिस्टेंस फैक्टर है आपकी हेल्थ। अगर आपकी हेल्थ बिगड़ गई तो आपने फिर भले ही कितने भी इंश्योरेंस और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट लिए हों, लेकिन आपका पैसा आपके लिए काम करना बंद कर देगा। और ये ऐसा फैक्टर है जो आप खुद कंट्रोल कर सकते हो। आप जो पूरे दिन में खाते हो उससे आपको सोचने और समझने की शक्ति बढ़ती है। जो आप 1 घंटे के लिए एक्सरसाइज करते हो उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है, जिससे आपके दिमाग में ऑक्सीजन का इनफ्लो बढ़ता है। ये सारी चीजें आपने बहुत बार सुनी होंगी, लेकिन याद रखना कि खराब नींद की वजह से भी कभी कभी एक ट्रेडर को बड़े लॉसेस का सामना करना पड़ जाता है। जब तक आपका शरीर और आपका दिमाग आपका साथ नहीं देगा, तब तक आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं बन सकते। लेकिन इसीलिए तो हमारे पास इंश्योरेंस होता है ना, जिसकी बात हमने शुरुआती चैप्टर्स में की थी। स्टूडेंट्स, याद रखिए कि हम हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस के प्रीमियम सिर्फ इमरजेंसी सिचुएशन में एक्सेस करने के लिए ही इस्तेमाल करते हैं, ताकि आपकी हेल्थ की वजह से कोई मेजर खर्चा ना हो। लेकिन अगर हम रेगुलरली अपना ध्यान रखेंगे और फिटनेस रखेंगे तो हमें इस इंश्योरेंस को एक्सेस करने की जरूरत ही नहीं है। और याद रखना कि मैंने पहले भी बताया था कि इन्वेस्टमेंट हेजिंग करने के लिए होती है। हेजिंग का मतलब लॉसेस को कम से कम करना होता है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप लॉसेस में कभी ना जाएं। आपकी हेल्थ आपके पैसों के बदले खर्चा नहीं होनी चाहिए। पैसा एक मटेरियलिस्टिक चीज है जिसे आप कभी भी वापस कमा लेंगे, लेकिन आपकी हेल्थ एक बार बिगड़ी तो जिंदगी भर डॉक्टर्स के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। एसके गर्ग की ये क्लास हमें बहुत कुछ सिखाती है दोस्तों। हम सबको अपनी लाइफ में एटलीस्ट 50 की उम्र तक तो अपना अच्छे से ध्यान रखना ही चाहिए, ताकि हम एक एम्पायर को खड़ा कर पाए। ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने का सपना, जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का सपना तभी पूरा हो सकता है जब हमारी हेल्थ ठीक रहेगी और हम स्मूथली जो मन चाहे वो कर पाएंगे। 50 की उम्र तक हर कोई जिंदगी में जो अचीव करना चाहता है वो कर लेता है, और उसके बाद बस इंसान को जिंदगी में कैश फ्लो का ध्यान रखना पड़ता है। कितने सारे लोग 50 तक जबरदस्त मेहनत करते, जबरदस्त मेहनत करके एक अच्छे शहर में रिटायरमेंट जिंदगी जीने के लिए चले जाते हैं। जैसे चंडीगढ़, इंदौर जैसे शहरों को रिटायरमेंट सिटीज कहा जाता है, क्योंकि ये सब पीसफुल जगहें होती हैं। जिंदगी भर हौच पौच में काम करने के बाद आपको बाकी का वक्त एक ऐसी जगह बिताना चाहिए जहां आपके बच्चे, आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ हो। और ठीक 20-25 साल पहले जैसे आपने मेहनत की थी, वैसे ही लोग आपके लिए अब मेहनत कर रहे हो। ये जिंदगी की एक साइकिल है दोस्तों। आप पहले दूसरों के लिए कुछ करते हो, फिर धीरे धीरे खुद के लिए काम करते हो, और उसके बाद सक्सेसफुल होकर आप इतने निश्चित हो जाते हो कि दुनिया आपके लिए काम करने लगती है। गर्ग सर ने जानबूझकर ये क्लास इस कोर्स के अंत में ही रखी थी, क्योंकि हर कोई जिंदगी के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में भूल जाता है। इसीलिए वो सबको रिमाइंड करवाना चाहते थे कि कभी भी जिंदगी में एडवांस लेवल अचीव करने के लिए बेसिक्स को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहिए। भले ही आप कितने भी बड़े बन जाए, कितनी भी जल्दी बन जाए,
लेकिन कुछ चीजें कांस्टेंट ही रहती हैं, आपका खुद का नेचर, आपका परिवार और आपकी हेल्थ। फिलहाल ये क्लासेस खत्म होते होते सब लोग इमोशनल हो रहे थे। हर किसी के रूटीन में गर्ग सर की क्लासेस मानो जुड़ सी गई थी, लेकिन हर कोई इस क्लास से खुद को पहचानता हुआ निकल रहा था। हर किसी को आगे का रास्ता अब और ज्यादा क्लियर नजर आ रहा था। गर्ग सर ने अभी सभी को बाय बोल दिया था और उनकी लाइफ का ये पहला बैच था। पहली बार उन्होंने इतनी बड़ी उम्र के स्टूडेंट्स को लाइफ प्लानिंग के बारे में पढ़ाया था। अंदर से उनका मन अब कंसल्टेंट बनने का नहीं, बल्कि ऐसे और भी स्टूडेंट्स को पढ़ाने का था। अपने इस फर्स्ट बैच के साथ साथ एसके गर्ग सर भी रिटायर होने का सोच रहे थे, अगर उनकी लैंग्वेज में कहें तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने का। लेकिन ये रिटायरमेंट सिर्फ कंसल्टेंसी से ही थी। वो पढ़ाने के इस किस्से को कंटिन्यू करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें अपने स्टूडेंट्स की आंखों में दिख गया था कि वो कितना कुछ उनकी क्लासेस से सीख कर निकल रहे हैं। फिलहाल वो इमोशनल होकर सबको बाय बाय कह रहे थे कि लास्ट में आर्यन गुलाटी ने उनके पीछे कंधे से टैप किया और गर्ग के मुड़ते ही उसे गले लगा लिया। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे गुरु, बहुत बहुत शुक्रिया ये सब सिखाने के लिए। मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा जो मैंने यहां सीखा है, बल्कि हमें इंडिया में कॉमर्स का सिलेबस चेंज करके ये पढ़ाना चाहिए। काश मैं ये सब पहले सीख गया होता, लेकिन अब भी देर नहीं हुई है। मैंने अब प्लान बना लिया है और जल्दी ही मैं तेरी नेक्स्ट क्लासेस के लिए एक अच्छी लाइफ प्लानिंग का एग्जाम्पल सेट करके दिखाऊंगा। इस बार एसके गुप्ता हंस दिया और उसने आर्यन को और भी कस के गले लगा लिया। ये क्लास तो खत्म हो गई है, लेकिन कहानी अभी बाकी है। क्लास के बाहर आदित्य आर्यन का इंतजार कर रहा था। जानने के लिए सुनते रहिए अगला एपिसोड। आर्यन बाहर आदित्य से मिला और अब हर कोई घर जा चुका था। आसपास सब एकदम सन्नाटा था और दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। आंखों में कुछ करने का जुनून था। भाई आर्यन, हमारी आधी उम्र निकल चुकी है, लेकिन आधी अभी भी बाकी है। बहुत सी चीजें हम खो चुके हैं, लेकिन शायद मुझे एक अच्छा दोस्त इस क्लास से मिला, वो है तू। मुझे लगता है हमें साथ में एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए और इसी बिजनेस से हम अपने पैसों को अपने लिए वर्क करवाएंगे। आर्यन ये सुनकर बेहद खुश हो गया, जैसे मानो वो खुद भी ये सोच रहा हो। अरे भाई भाई भाई, मैं खुद भी यही सोच रहा था और बस अपने लिए एक पार्टनर को ही ढूंढ रहा था। बिल्कुल सही कह रहा है तू। हमें कुछ बड़ा करना होगा। टाइम बहुत कम है और करने के लिए बहुत ज्यादा। तो हमें आइडियाज के बारे में बात करनी चाहिए, लेकिन मुझे अब तक ये समझ नहीं आया कि ये क्लास तो लाइफ प्लानिंग और रिटायरमेंट से रिलेटेड थी, लेकिन ये हम एंटरप्रेन्योरशिप पर कहां पहुंच गए? ये हम एंटरप्रेन्योरशिप नहीं, बल्कि खुद के अंदर तक पहुंचे हैं। हमने खुद को पहचाना है आदित्य। यही तो लाइफ प्लानिंग के बारे में गर्ग बात कर रहा था। यही सब तो वो हम स्टूडेंट्स को सोचने के लिए मजबूर करना चाहता था। हमने अपना यूएसपी पहचान लिया है। अब बाकी लोग अपना पहचानेंगे और उसी हिसाब से उस पर काम करेंगे। आज से ही तो शुरुआत होगी हमारी लाइफ की प्लानिंग की। अगर हम इस क्लास में नहीं आते तो शायद नौकरी ही कर रहे होते, सिर्फ आज या कल के बारे में ही सोच रहे होते। फिलहाल हम आने वाले 10 साल के बारे में सोच रहे हैं और यही पहला स्टेप है। आर्यन और आदित्य ने इसके बाद कई सारे आइडियाज को डिस्कस किया और इसके बाद उन्होंने जयपुर शहर से शुरुआत करके एक लॉजिस्टिकल चेन को खोला जो सामान को इधर से उधर मूव कराती है। इसके बाद आर्यन और आदित्य ने एक कोल्ड स्टोरेज यूनिट का भी बिजनेस शुरू किया और देखते ही देखते अगले 5 साल में ये बिजनेस बहुत बड़ा हो गया। उन दोनों का प्रेजेंस पूरे नॉर्थ इंडिया में था और कंपनी बड़ी हो गई थी। आज भी दोनों को गर्ग सर के पढ़ाए हुए लेसन्स इतने अच्छे से याद थे कि वो अपनी लाइफ प्लानिंग उसी के बेसिस पर करते थे। दूसरी तरफ एसके गर्ग भी धीरे धीरे बुढ़े हो रहे थे, लेकिन आज भी बच्चों को लाइफ प्लानिंग के बारे में अच्छे से समझाते और सिखाते थे। वो अपने पढ़ाने के तरीके में नए बदलाव करते थे और जैसे जैसे ग्लोबली ये वक्त बदल रहा था, वैसे वैसे हर कोर्स में वो कुछ नई इन्फॉर्मेशन ऐड किया करते थे। जो बैच करीब 40 बच्चों से स्टार्ट हुआ था, आज वो 400 बच्चों का था। क्लास की जगह उन्होंने एक पूरा हॉल बना लिया था और जो आवाज किसी वक्त पर बिना किसी मदद के ही आखिरी बच्चे तक पहुंच जाती थी, उसके लिए एक हाई क्वालिटी का माइक और ढेर सारे स्पीकर्स यूज उस क्लास में लगवा लिए थे। पूरे शहर में एसके गर्ग का नाम फेमस था और बड़े बड़े फाइनेंस मीटअप्स पर भी उन्हें बोलने के लिए बुलाया जाता था। लगभग इंडिया में हर घर में गर्ग सर का नाम किसी न किसी ने तो सुना ही था, क्योंकि उनके पढ़ाए हुए बच्चे हर जगह जाकर कुछ बड़ा और शानदार कर रहे थे। दोस्तों, एसके गर्ग सर तो बस एक जरिया थे जिसके थ्रू आर्यन और आदित्य जैसे हजारों लोगों ने खुद को पहचाना था और आज वो अपना 100th बैच पढ़ाने के लिए बड़े से हॉल में मौजूद थे।
जहां पर उनके पढ़ाए हुए पुराने बच्चे भी आए थे। 25 में नौकरी, 30 में बिजनेस और 50 में रिटायरमेंट। जैसे ही गर्ग सर ने माइक में अपने कोर्स का नाम बोला, पूरे हॉल में तालियां बजने लगी और सभी बच्चे हूटिंग करने लगे।